हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हमने इस वाली सीरीज में अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश मेंस पेपर 3 की यूनिट 10, जिसको हम कंप्लीट करेंगे दृष्टि IAS अकेडमी के नोट से, जिसमें आज हम भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी, स्थल मंडल, जैव मंडल, भूवैज्ञानिक समय सारणी, शैव, खनिज, अयस्क, जीवाश्म और अपक्षय, अपरदन और मृदा निर्माण, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भूमिगत जल। यदि आप गाइस हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शैल, परिभाषा एवं प्रकार। स्थल मंडल का सबसे ऊपरी भाग भूपर पट्टी कहलाता है तथा जिन पदार्थों से भूपर पट्टी बनी होती है उन्हें शैल कहा जाता है। मतलब जो स्थल मंडल है उसका ऊपरी भाग, जिसको भूपर पट्टी कहते हैं, और भूपर पट्टी जिन तत्वों से मिलकर बनी होती है उन्हें शैल कहा जाता है। शैल विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे शैल ग्रेनाइट की तरह कठोर भी होती हैं और चीका मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। तो कैसी होती हैं? ग्रेनाइट की तरह कठोर भी और चीका मिट्टी के समान मुलायम भी हो सकती हैं। शैल विभिन्न रंगों, भर और कठोरता के लिए होती हैं। तो जो शैल के विभिन्न रंग होते हैं वह उसकी कठोरता के लिए होते हैं। शैल खनिजों से बनी होती हैं और ये एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होती हैं। शैल अपने गुण और कणों के आकार और उनसे बनने की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे निर्माण क्रिया की दृष्टि से शैलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो शैल क्या होती हैं? जो हमारी भूपर पट्टी है उस के जो तत्व होते हैं वह जिन तत्वों से बनी होती हैं उन्हें शैल कहा जाता है। और शैल विभिन्न प्रकार की बनी होती हैं। जैसे ग्रेनाइट की बनी होगी तो बहुत कठोर होगी, यदि मुलायम पत्थरों से या चिकनी मिट्टी या चीका मिट्टी से बनी हुई है तो मुलायम होगी। उनके रंग और कठोरता अलग अलग पाए जाते हैं। शैल खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, तो एक खनिज भी हो सकता है और विभिन्न खनिजों के मिश्रण से भी बन सकती हैं। शैल अपने गुण और कणों के आकार पर, उनकी बनने की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो हम देखते हैं इनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर शैल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल। पहले आती हैं आग्नेय शैल। यह शैल जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई होती है उन्हें आग्नेय शैल कहा जाता है। मतलब अग्नि से बनी है तो आग्नेय शैल इनको कहा जाता है। आग्नेय शैल अति तप्त चट्टानी तरल पदार्थ, जिसे मैग्मा कहा जाता है, कि ठंडे होकर जमने से बनती हैं। जब मैग्मा बिल्कुल बहुत गर्म होता है, जब वो ठंडा होता है तो उससे जमने से जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है या आग्नेय शैल कहा जाता है। भूगर्भ में मैग्मा के बनने की निश्चित गहराई की जानकारी नहीं है, अतः संभवतः विभिन्न गहराइयों पर बनता है जो 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होती। जो मैग्मा है उसकी हम निश्चित गहराई तो नहीं बता सकते, लेकिन विभिन्न गहराइयों पर होता है और 40 किलोमीटर से भी अधिक गहराई तक यह हो सकता है। शैल के पिघलने से आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण भूपर पट्टी टूटती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस खुले क्षेत्र या मुख के सहारे ऊपर से पड़ने वाले दबाव में कमी आती है और मैग्मा बाहर की ओर निकलने लगता है। जब मैग्मा पिघलता है या जो शैल होती है वह बहुत ज़्यादा तापमान और दाब के कारण क्या होती है? पिघलने लगती है। जैसे वो पिघलेगी तो उसकी आयतन में वृद्धि होगी और जैसे ही वृद्धि होगी तो चट्टानों में दरारें आ जाएंगी और दरारों से दाब कम होगा और मैग्मा बाहर आने लगता है। जब मैग्मा धरातल पर आकर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है और पिघला हुआ मैग्मा भूगर्भ में या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो पिघला हुआ मैग्मा क्या होगा? भूभाग से, भूपर पट्टी से पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाएगा, ठोस रूप धारण कर लेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? आग्नेय शैल कहा जाएगा और इसे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। पृथ्वी की प्रारंभिक भूपर पट्टी आग्नेय शैल से बनी होती है, अतः सभी शैल का निर्माण आग्नेय शैल से ही हुआ है। हमने आग्नेय शैल पढ़ी, अब देखिए हम इनको क्विक रिवाइज करते हैं। तो आग्नेय शैल क्या है? आ से आग्नेय, आ से अग्नि से बन की होती हैं। इन चट्टानों, ये जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं, यह बहुत ज़्यादा तप्त तरल पदार्थ मैग्मा कहा जाता है। जब वह ठंडा होता है तब इससे बनी होती है। मैग्मा कहाँ से निकलता है? तो यह
इसकी गहराई निश्चित नहीं होती, लेकिन 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होती इनकी गहराई। जब सेल पिघल जाती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है और ऊपर पट्टी पर दरारें पड़ जाती हैं। दरार पड़ने से इसके ऊपरी दाब कम हो जाता है, जिससे मैग्मा बाहर निकल आता है। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है, और जब यह लावा ठंडा होता है और ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। पृथ्वी की प्रारंभिक जो भूपर पट्टी है वह आग्नेय शैल से बनी हुई है, अतः सभी शैलों का निर्माण आग्नेय शैलों से ही हुआ है, इसलिए इनको प्रारंभिक शैल भी कहा जाता है। अब आते हैं निर्माण स्थल के आधार पर आग्नेय शैल को दो भागों में बांटा जाता है। तो जो आग्नेय शैल है उनका निर्माण कैसे हुआ है, दो प्रकार से हुआ है। एक तो लावा बाहर आ गया तो बाह्य आग्नेय शैल बन गई, और यदि लावा बाहर नहीं आया और अंदर ही जम गया पृथ्वी के तो उसे क्या कहा जाएगा, आंतरिक आग्नेय शैल कहा जाएगा। और क्षारीय शैल होती हैं। तो पहला आता है बाह्य आग्नेय शैल। धरातल पर लावा के ठंडे होकर जमने से बनी शैल होती हैं। इन शैलों की संरचना में लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लावा के जल्दी ठंडे होने से इसमें छोटे आकार के रवे बन जाते हैं। इन्हें ज्वालामुखी शैल भी कहा जाता है। ग्रेवो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के ही सामान्य उदाहरण हैं। यह शैलें ज्वालामुखी क्षेत्र पर पाई जाती हैं। भारत के दक्कन के पठार की रेगुर और काली मिट्टी लावा मिट्टी से ही बनी हुई है। तो देखते हैं हम बाहर शैल क्या होती हैं। तो बाह्य आग्नेय शैल, जब लावा पृथ्वी की धरातल से बाहर आके ठंडा होता है और यहाँ पर लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसमें छोटे छोटे से रवे पड़ जाते हैं। इन्हें ज्वालामुखी शैल भी कहा जाता है। ग्रेवो बेसाल्ट जैसी चट्टानें हैं वह बाह्य आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। और जो हमारे दक्कन में पाई जाने वाली रेगुर मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो भी इसी से निर्मित हुई है। अब आता है हमारा आंतरिक आग्नेय शैल। आंतरिक आग्नेय शैल की संरचना मैग्मा के धरातल के नीचे जमने से होती है। धरातल के नीचे मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः इन शैलों से बड़े आकार के रवे बनते हैं। अधिक गहराई में पाई जाने वाली आंतरिक शैल को पाताली आग्नेय शैल कहा जाता है। ग्रेनाइट, डोलराइट आंतरिक आग्नेय शैल के सामान्य उदाहरण हैं। भूपर पट्टी में मैग्मा के ठंडे होने पर विभिन्न आकृतियों से आग्नेय शैल बनती हैं। यह आकृतियां शैलों से प्राप्त स्थान और मैग्मा के दबाव पर निर्भर करती हैं। बैथोलिथ शैल और डाइक इसके उदाहरण हैं। रासायनिक रूप के आधार पर आग्नेय शैल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये रासायनिक, अभी हमने क्या पढ़ा था, इनके जमने के आकार पर या फिर इनकी निर्माण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं आग्नेय शैल, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य हमने देख लिया, धरातल के बाहर आया, जल्दी ठंडा हो गया, छोटे छोटे रवे पड़ गए। ग्रेवो बेसाल्ट इन्हीं चट्टानों से बनते हैं। दक्कन का पठार की जो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, वो भी इन्हीं से बनी है। फिर आती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें। क्या होती हैं, जब मैग्मा धरातल के नीचे ही अलग अलग आकृति में जम जाता है और इसको ठंडा कैसे होगा, धीरे धीरे होगा, और इसमें बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं। गहराई में जमने के कारण इनको पाताली आग्नेय शैल कहा जाता है। इससे ग्रेनाइट और डोलोराइट जैसे शैल बनते हैं। मैग्मा के ठंडे होने से अलग अलग आकृति लेते हैं, जो कि हैं बैथोलिथ, शैल, डाइक आदि। रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय शैल को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक अम्लीय शैल और दूसरी होती है क्षारीय शैल। अम्लीय आग्नेय शैल, आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा 65% होती है और इनका रंग हल्का होता है। यह कठोर मजबूत शैल होते हैं। ग्रेनाइट इसी प्रकार के शैल का उदाहरण है। तो देखते हैं पहला कौन सा है, अम्लीय है। अच्छे से मिलाया है सिलिका। अम्लीय आग्नेय शैलों में क्या होता है, सिलिका की मात्रा होती है 65%। इनका रंग कैसा होता है, हल्का होता है। यह कठोर और मजबूत शैल होती हैं। ग्रेनाइट इसी प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, किसकी, अम्लीय शैल का, ग्रेनाइट, इसलिए थोड़ा सा ग्रे है, अम्लीय था ना। क्षारीय आग्नेय शैल। क्षारीय आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा अम्लीय शैलों की मात्रा से कम होती है। इसमें सिलिका की मात्रा 55% से भी कम होती है। ऐसी शैलों में लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इनका रंग गहरा और काला होता है। ग्रेवो, बेसाल्ट और डोलेराइट क्षारीय शैलों की उदाहरण है। तो देखो क्षारीय क्या है, यह इनमें सिलिका की मात्रा अम्लीय शैलों से ज़्यादा कम होगी। ज़्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि अम्लीय में सबसे ज़्यादा है सिलिका की मात्रा। सिलिका कितना होता है, तो 55% से कम होता है। लोहा और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। गहरा काला रंग होता है इनका, और ग्रेवो, बेसाल्ट और डोलोमाइट से यह निर्मित होती हैं। हमने कितने रासायनिक रूप से बांटा था आग्नेय शैल को, दो भागों में, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। अम्लीय क्या था, इसमें सिलिका की मात्रा 65%, हल्का रंग
मजबूत और कठोर होती हैं और ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। फिर आता है क्षारीय आग्नेय शैल है। इनकी में सिलिका की मात्रा अम्लीय से ज़्यादा होती है, 55% मतलब कम होती है, 55% से कम होती है। इसमें लोहा और मैग्नीशियम बनते हैं और गहरा काला रंग होता है। ग्रेवो, बेसाल्ट और डोलेराइट क्षारीय आग्नेय शैलों के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है अवसादी शैल। इन शैलों की संरचना अवसादों के निरंतर जमाव से होती है। तो जो आग्नेय शैल थी वह धीरे धीरे से टूट रही है, तो उनकी अवसाद के निरंतर जमाव से क्या बनती है? अवसादी शैल बनती हैं। ये अवसाद किसी भी शैल आग्नेय रूपांतरित अवसादी शैल का अपर्दित मलबा भी हो सकता है। शैल कोई सी भी हो सकती है, आग्नेय रूपांतरित अवसादी शैल। इनके जो अपर्दित मलबा होता है उनके जमने से, उनकी अवसादों के एकत्रित होने से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है। जो अवसाद होते हैं वो कैसे जमते हैं? परतों के रूप में जमते हैं, इसलिए इन शैलों को परतदार शैल भी कहा जाता है। परतों में जम रहे हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है? परतदार शैल भी कहा जाता है। इन शैलों की मोटाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक इनकी चौड़ाई हो सकती है, मोटाई हो सकती है। इन शैलों की परतों के बीच में जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीवाश्म बीच में आ जाते हैं परतों के बीच में, तो जीवाश्म भी इसी में मिलते हैं। धरातल पर अधिकतर अवसादी शैलों का विस्तार मिलता है, परंतु ये शैलें कम गहराई तक ही होती हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक तो जमी नहीं, कम गहराई तक होती हैं और सबसे ज़्यादा विस्तार इनका पाया जाता है। शैल से पहले अनेक कण टूटते हैं, फिर उन टूटे कणों को परिवहन के कारक बहता हुआ जल, समुद्री लहरें, हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं अवसादी शैल क्या होती हैं। तो अवसादी शैल होती हैं शैलों की, इन शैलों की संरचना अवसादों के एकत्रित जमा होने से होती है। अब वो अवसाद या मलबा आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल या फिर अवसादी शैलों का हो सकता है। अवसादों के जमा होने के कारण इनमें परतदार शैलों का निर्माण होता है और इन परतों के बीच में जीवाश्म मिलते हैं। इनकी मोटाई ज़्यादा नहीं होती, कुछ मिलीमीटर से कुछ मीटर तक या कई मीटर तक भी हो सकती है। गहराई ज़्यादा नहीं होती और सबसे ज़्यादा विस्तार अवसादी शैलों का ही पाया जाता है पूरे धरातल पर। अब आते हैं अवसादी शैल बनती कैसे हैं। शैलों से पहले अनेक कण टूटते हैं। जो शैल है पहले बहुत सारे कणों में टूट जाती है, फिर उन टूटे हुए कणों को परिवहन के कारक जैसे बहता हुआ जल, समुद्री लहरें, हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं। अब वो कण टूटे तो उसी पहाड़ के आसपास बिखरे रहते हैं, लेकिन जो बहता हुआ जल है वो अपने साथ ले जाएगा, समुद्र की लहरें अपने साथ ले जाएंगी, हिमानी पवन एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको ले जाने का कार्य करते हैं। जब परिवहन के कारकों ने इन कणों को ढोने की शक्ति कम हो जाती है तो यह समुद्री झील या नदियों के शांत जल में या अत्यंत उपस्थित स्थान पर जमा हो जाते हैं। तो अब यहाँ से बहुत तेज़ आंधी चलती एक स्थान से, तो वह थोड़ी दूर जाकर कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, तो वो कण वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही नदियों के पास जो झीलें होती हैं या फिर जो नदी के शांत, जैसे नदी ऊपर से आती है पहाड़ों से बहती हुई तो बहुत स्पीड से आती है, फिर उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे वो शांत मैदान क्षेत्र में आती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वहाँ पर बस अपने सारे अवसादों को छोड़ देती है। वहाँ पर यह कण जमा हो जाते हैं। ढोकर लाए गए कणों के एक किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को अवसादन या फिर निक्षेपण कहा जाता है। तो जो आए हुए कण हैं, ढोए कर लाए गए कण हैं, वह एक स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन या फिर निक्षेपण कहा जाता है। अवसादी शैलों का नाम अवसाद ढोने वाले कारकों और उनके जमा स्थलों के संदर्भ में रखा जाता है। तो जो अवसादी शैल हैं उनका नाम हम ऐसे तो नहीं रख सकते कि ये गंगा के अवसाद हैं या फिर यमुना के अवसाद हैं, नहीं। हाँ, जैसे कि कोई भी नदी या उसका जो कारक है, हवा हो गया, समुद्र की लहरें हो गई, नदियाँ हो गई, जो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर गए हैं, उन शैलों के नाम पर या फिर उन कारकों के नाम पर उन शैलों का नाम रखा जाता है। ढोने वाले कारकों के नाम पर ही जमा स्थल का नाम रखा जाता है। जैसे कि गंगा नदी के द्वारा अवसाद लाए गए हैं तो अपन क्या कहते हैं? गंगा के अवसाद। यमुना नदी के लाए गए जो अवसाद है उनको कहा जाता है यमुना नदी के अवसाद। वैसे ही नदी के द्वारा लाए गए नदियों के अवसाद को कहा जाता है नदीकृत शैल। समुद्र के द्वारा जमाए गए शैल को कहा जाता है समुद्रकृत शैल। मरुस्थल या पवनकृत शैल होती हैं, हिमानी, हिमानीकृत शैल आदि इनके उदाहरण हैं। तो मतलब जो अवसाद दी शैल हैं उनके निर्माण में कारकों के
नाम पर ही उनका नाम रखा जाता है जो उनको ढोकर लाया है। तो नदी, नदीकृत शैल, समुद्र, समुद्रकृत शैल, मरुस्थल, पवनकृत शैल, हिमानी, हिमानीकृत शैल आदि। अवसाद प्रायः बारीक कणों से निर्मित मुलायम परत होती हैं। तो जो अवसाद होती हैं वह कठोर नहीं होती। कैसी होती हैं? बारीक कणों से निर्मित हुई ये मुलायम परतें होती हैं। प्रारंभ में बालू, मिट्टी के रूप में होती हैं और कालांतर में यही पदार्थ भारी दबाव के कारण संयुक्त रूप धारण कर लेता है और अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। तो अवसादी शैल क्या थे? छोटे छोटे कण थे, तो वह मुलायम होते हैं, छोटे छोटे मतलब जल्दी टूट जाएंगे। तो जब वो छोटे छोटे कण बालू के रूप में, मिट्टी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे तो बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से थे। लेकिन समय बीतता गया तो भारी दबाव के कारण और समय के कारण इनमें संयुक्त रूप धारण कर लेते हैं और यह अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट अवसादी शैल हैं। तो बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट क्या है? यह अवसादी शैल हैं। परिवहन के विभिन्न कारक जैसे बहता हुआ जल, पवन, हिमानी अवसादों को अलग अलग आकार में छांटते रहते हैं। तो जो पवन है, जल हो गया, हिमानी हो गई, ये क्या करती हैं? जो अवसादी शैल हैं उनको अलग अलग आकारों में छांटते रहते हैं, अलग अलग आकार देते रहते हैं। विभिन्न आकार के अवसाद अनुकूलन परिस्थिति पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जो विभिन्न आकार के अवसाद होते हैं वह कुछ अनुकूलन परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दोनों होता है। काग्लोमेरेट एक प्रकार का अवसादी शैल का उदाहरण है। यदि वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं तो क्या बन गया है? काग्लोमेरेट एक प्रकार की क्या है? अवसादी शैल का ही उदाहरण है। इस प्रकार की प्रक्रिया से बनी शैलों को भौतिक अवसाद शैल कहा जाता है, भौतिक अवसादी शैल कहा जाता है। पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त जीवीय पदार्थों के एकीकरण से बनी अवसादी शैल जैविक मूल की शैल कहलाती हैं। कोयला, चूना पत्थर जैविक मूल की अवसादी शैल हैं। तो जो भौतिक प्रक्रिया से बनी हुई अवसादी शैल होती है उन्हें क्या कहा जाता है? भौतिक अवसादी शैल कहा जाता है। लेकिन पेड़ पौधे, जानवरों से जो जीवीय पदार्थ होते हैं उनके एकत्रीकरण से जो अवसादी शैल बनती हैं उन्हें जैविक मूल की शैल कहा जाता है। जैसे कि कोयला, चूना पत्थर जैविक मूल की अवसादी शैल हैं। अवसादों की संरचना रासायनिक प्रक्रिया में भी संभव होती है। जल अपनी घुलन क्रिया के द्वारा शैलों में बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण करके अवसाद के रूप में जमा करता रहता है। यही अवसाद कालांतर में शैल बन जाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा आदि भी जलीय शैल के रूप में जानी जाती हैं। तो अवसादों की संरचना देखो, अभी हमने क्या देखा था? जब अवसाद कैसे जम रहे हैं, यदि भौतिकतावादी सिद्धांत पर जम रहे हैं, वो धीरे धीरे से लाकर एक जगह पर जमते जा रहे हैं और उनमें अनुकूलन परिस्थिति के आधार पर एक दूसरे से जुड़ गए। इसमें कांगोमेरिट था और इस प्रकार की शैलों को भौतिक अवसादी शैल कहा जाता है। लेकिन यदि जीवी पदार्थों के एकत्रीकरण से कोई शैल बन रही है तो उसे जैविक मूलक शैल कहा जाता है। फिर आती है अवसादों की रचना रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर भी होती है। जल अपनी घुलन प्रक्रिया के द्वारा शैलों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर लेता है और अवसाद के रूप में जमा करता रहता है और यही अवसाद कालांतर में क्या करता है? नमक, सेंधा नमक, जिप्सम, सूरा आदि का निर्माण करता है। अब आते हैं संसार में विशालकाय वलित पर्वत जैसे कि हिमालय, एंडीज, इनकी रचना भी शैलों से ही हुई है। बहुत सारे अवसादों के इकट्ठे होने से हिमालय और एंडीज जैसी संरचनाएं बनी हैं। नेक्स्ट आता है रूपांतरित या फिर कायांतरित शैल। पर्वतीय प्रदेशों में अधिकांश शैलों में परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। ये सभी शैल कालांतर में रूपांतरित हो जाती हैं। अवसादी और आग्नेय शैलों पर अत्यधिक ताप से और अत्यधिक दाब पड़ने के कारण रूपांतरित शैल बनती हैं। उच्च ताप और उच्च दाब पूर्ववर्ती शैलों के रंग, कठोरता, गठन और खनिज संगठन में परिवर्तन कर देती हैं। जहां शैल गर्म द्रवित मैग्मा के संपर्क में आती हैं वहां उनकी संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। इन परिवर्तन की प्रक्रिया को रूपांतरण या फिर कायांतरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा बनी शैल को रूपांतरित शैल कहा जाता है। तो देखो रूपांतरित शैल क्या होती है? अधिकांश शैलों में परिवर्तन के परिमाण मिलते हैं। जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उनमें शैलों में बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो ये क्या होती हैं? कायांतरित या फिर रूपांतरित शैल होती हैं जिनके परिवर्तन हो गया। लेकिन बनती कैसे हैं? तो अवसादी
शैलों से या फिर आग्नेय शैलों में अत्यधिक ताप से और दाब पड़ने से उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, जिससे रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। उच्च ताप और उच्च दाब और पूर्ववर्ती शैलों के रंग, कठोरता, गठन और खनिज संगठन में परिवर्तन कर देती हैं। जहाँ शैल गर्म द्रवित मैग्मा के संपर्क में आती हैं, वहाँ इनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही ये बहुत ज़्यादा गर्म और द्रवित मैग्मा के संपर्क में आती हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को रूपांतरण या फिर कायांतरण कहा जाता है। जो इनका रूप परिवर्तन हो गया, काया परिवर्तित हो गई, तो कायांतरण या फिर रूपांतरण शैल कहा जाता है। इस प्रकार बनी इन शैलों को रूपांतरित शैल कहा जाता है। भूपर पट्टी में मौजूद अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव से अवसादी आग्नेय शैलों के खनिजों में जब रवा का पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो इससे तापीय रूपांतरण या फिर संस्पर्शी रूपांतरण कहा जाता है। तो कैसे, जब ऊपर पट्टी है उसमें मौजूद जो अत्यधिक ऊष्मा है उसके प्रभाव से अवसादी और आग्नेय चट्टानों में फिर से रवे बन जाते हैं या रवों का निर्माण फिर से होने लगता है। तो इस प्रकार से बनी चट्टानों को कहा जाता है तापीय रूपांतरण या फिर संस्पर्शी रूपांतरण। जब द्रवित मैग्मा या लावा शैल के संपर्क में आता है, जब जो मैग्मा है या लावा है वह सेल के संपर्क में आता है तो सेल के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो इतना गर्म होता है तो सेल के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार भारी दबाव के कारण शैलों में परिवर्तन आ जाता है और दबाव के कारण भी परिवर्तन आ जाता है, और दबाव के कारण हुए परिवर्तन को गलित या फिर प्रादेशिक रूपांतरण कहा जाता है, क्योंकि इतना दबाव पड़ा है तो वो क्या हो गई हैं, गल गई हैं, गलित हो गई हैं गले तक, और या फिर प्रदेश या फिर अपने प्रदेश इतने दबाव के कारण प्रदेश बदल गया है तो प्रादेशिक रूपांतरण या फिर गलित रूपांतरण को कहा जाता है। स्लेट, नीस, सिस्ट, संगमरमर, हीरा रूपांतरित शैल का ही उदाहरण है। तो जो स्लेट हो गई, नीस हो गई, सिस्ट हो गई, संगमरमर, हीरा, यह सब रूपांतरित शैलों के ही उदाहरण है। रूपांतरित शैल अपने मूल शैलों में अधिक कठोर और मजबूत होती हैं। जो उनका मूल रूप होता है उससे क्या होती हैं, ज़्यादा कठोर होती हैं और मजबूत होती हैं। नेक्स्ट आता है रूपांतरित शैल और उनकी मूल शैलों के उदाहरण। तो रूपांतरित शैल कैसे बनती है, या फिर आग्नेय चट्टानों से बनेगी, या फिर अवसादी शैलों से बनती है, या फिर रूपांतरित शैलों से बनती है। लेकिन कौन सी सेल किससे बनी है हम ये देखते हैं। तो सेल के नाम, सेल का प्रकार और बनने वाली रूपांतरित शैल कौन सी है। तो पहले आता है चूना पत्थर। ये क्या है, एक अवसादी सेल है, और चूना पत्थर जब रूपांतरित होता है तो बनता है संगमरमर। डोलोमाइट, यह एक अवसादी सेल है और जब यह परिवर्तित होगा डोलोमाइट तो बनेगा संगमरमर। बलुआ पत्थर, यह भी एक अवसादी शैल है और जब इसका रूपांतरण होता है तो बनता है क्वार्ट्जाइट। शैल, यह भी एक अवसादी शैल है और इससे बनती है स्लेट। स्लेट भी एक रूपांतरित शैल से बनी है स्लेट, और स्लेट एक रूपांतरित शैल है और जब यह चेंज होती है तो बनती है फाइलिस्ट। क्या बनती है, फाइलिस्ट, फाइलेट। कोयला एक अवसादी सेल है और जब कोयला रूप चेंज करता है तो बनता है हीरा। ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है और जब यह चेंज होता है तो बनती है नीच। फाइलेट, यह किससे बनी थी, स्लेट से बनी थी, और फाइलेट एक रूपांतरित शैल है और इससे बनती है सिस्ट। फिर से देखें, पहले आता है चूना पत्थर, क्या है, अवसादी शैल है और इससे बनेगा संगमरमर। डोलोमाइट अवसादी शैल है और इससे बनेगा संगमरमर। बलुआ पत्थर अवसादी शैल है और इससे बनेगा क्वार्ट्जाइट। शैल एक अवसादी शैल है और इससे बनेगा स्लेट। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है और इससे बनेगा फाइलेट। कोयला एक अवसादी शैल है और इससे बनता है हीरा। ग्रेफाइट, यह एक आग्नेय शैल है और इससे भी बनता है नीस। फाइलेट, यह रूपांतरित शैल है और इससे बनता है सिस्ट। सेलों का आर्थिक महत्व, अब सेल तो हमने पढ़ ली लेकिन महत्व क्या है, तो इसके आर्थिक महत्व पढ़ते हैं। सेलों से मृदा निर्माण होती है जो कृषि कार्य हेतु उपयोगी होती है। भवन निर्माण कार्य सामग्री का भी सेलों से ही प्राप्त किया जाता है। खनिजों के स्रोत होती हैं सेल। कई उद्योग जैसे कि सीमेंट उद्योग, चूना भट्टी आदि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में शैल का प्रयोग किया जाता है। मूल्यवान पत्थर जैसे कि हीरा, नीलम आदि भी हमें शैल से ही प्राप्त होता है।
ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें जैसे ऊर्जा ईंधन को भी हम सेल से ही प्राप्त करते हैं। सेल से उर्वरक का प्राप्त होना, फॉस्फेट उर्वरक फॉस्फेराइट नामक खनिज से प्राप्त की जा सकती हैं। तो सबसे पहले जो सेल से क्या बनती है, मृदा, और मृदा कृषि कार्य के लिए उपयोगी होती है। सेल से बहुत सारे ऐसे खनिज मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं जिनसे हम भवन निर्माण में सहायता लेते हैं। खनिज के स्रोत होते हैं शेल। सेल से सीमेंट उद्योग, चूना उद्योग आदि चलते हैं। सेल से बहुत सारे मूल्यवान पत्थर जैसे हीरा, नीलम आदि प्राप्त होते हैं। ईंधन प्राप्त होते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे जैव या फिर ऊर्जा ईंधन में प्राप्त होते हैं। सेल से उर्वरक भी प्राप्त होता है जैसे कि फास्फेट उर्वरक फास्फेराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। इससे हमारे शेल खत्म होते हैं। अब हमारा नया टॉपिक है खनिज, अयस्क और धातुएं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो जमीन के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होते हैं। तो हमें खनिज, हम जाएंगे और हमें जैसे ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा कि नहीं, हमें क्या करनी पड़ेगी, जमीन के अंदर खुदाई करनी पड़ेगी, और खुदाई करने से प्राप्त होने वाले जो तत्व होते हैं वो होते हैं खनिज। एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकृति प्राप्त करता है। तो जो कोई खनिज है उसमें रासायनिक और कुछ भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं जिनके कारण वह या फिर कार्बनिक होंगे या फिर अकार्बनिक प्रकृति के पदार्थ हो जाते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें कोई धातु या उनका यौगिक विद्यमान होता है उन्हें खनिज कहा जाता है। तो कोई भी प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ जिसमें धातु या फिर उसके कोई यौगिक है वह है तो उसे क्या कहा जाएगा, खनिज कहा जाता है। शेल क्या होती हैं, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह सेल कहलाता है। तो शेल क्या होते हैं, खनिज अवयव के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह क्या कहलाता है, शेल कहलाता है। कि बहुत सारे खनिज हैं या फिर एक ही खनिज है उसे कहा जाता है शेल। खनन क्या होता है, पृथ्वी के अंदर वाल दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो खनन क्या है, पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए शैल खनिज हैं उनसे खनिजों को निकालना खनन कहलाता है। धातु, रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व होते हैं जो कि परमाणु त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो हमने भी 3 शब्द पढ़े, पहला आता है शेल, खनिज और धातु। शेल क्या होती हैं, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अनेक या अधिक खनिजों का समूह सेल कहलाता है। जो खनिज होते हैं वह पृथ्वी के अंदर दबी हुई शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। धातु क्या होते हैं, तो धातु वे पदार्थ होते हैं जो परमाणु त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। ऐसे ठोस कठोर पदार्थ जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं जैसे तन्यता, कठोरता, आघात वंधनीयता जैसे गुण रखते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। धातु क्या होते हैं, यह बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इनमें तन्यता पाई जाती है, कठोरता होती है और आघात वंधनीयता पाई जाती है। ऐसे गुण क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, परमाणु त्यागने की क्षमता रखते हैं और धनायन बना लेते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। खनिजों को 2 भागों में बांटा जाता है, पहले आते हैं धात्विक खनिज, दूसरे आते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें खनिजों की मात्रा पाई जाती है, धातुओं की मात्रा पाई जाती है। धातु क्या थे, ऐसे परमाणु जो कि परमाणु त्यागने की क्षमता रखते हैं और धनायन बना लेते हैं, उन्हें कहा जाता है धातु। और ऐसे खनिज जिनमें धातु पाई जाती है या धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें कहा जाता है धात्विक खनिज। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। जो खनिज हैं उनमें धातु ये गुण है, या परमाणु त्याग रहे हैं तो वो बन जाएगी धातु, परमाणु को त्यागने कर धनायन बन जाते हैं धातु। और यदि किसी खनिज में धातु की मात्रा पाई जाती है तो उन्हें कहा जाता है धात्विक खनिज। यह भी 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है लोह धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलोह धात्विक खनिज। तो लोह धात्विक खनिज क्या होते हैं, यह खनिज जिन पदार्थों में लोहे का अंश पाया जाता है लव यह लोह धात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अब आता है अलोह खनिज, वे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट और सोना चांदी। ये क्या होते हैं, अलोह खनिज होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, पहले देखा हमने खनिज क्या थे,
जिनको हम पृथ्वी से निकालते हैं, खनन करके निकालते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। यदि इन खनिजों में धातु पाई जाएगी तो इन्हें क्या कहा जाएगा? धात्विक खनिज कहा जाएगा। और धातु में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलोह धात्विक खनिज। मतलब यदि इन जो धात्विक खनिज हैं इनमें यदि लोहा पाया जाएगा, लोहे का अंश पाए जाएंगे तो इन्हें कहा जाएगा लौह खनिज, और यदि इनमें लोहा नहीं पाया जाएगा तो इन्हें कहा जाएगा अलोह खनिज। लोहा पाया जाता है तो लौह खनिज हो गया, तो इसमें आ जाएंगे लोहे का अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। और आलोह में क्या होता है? इनमें लोहा नहीं पाया जाता, इसलिए इनको आलोह कहा जाता है, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट, सोना और चांदी। नेक्स्ट आता है अधात्विक खनिज, मतलब इसमें धातु नहीं पाई जाती। वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती और अत्यधिक खनिज पाए जाते, मतलब अधात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज होते हैं ये। इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, पहले आते हैं ईंधन खनिज और दूसरे आते हैं अन्य खनिज। मतलब एक ऐसा खनिज होगा जो कि हम ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनमें धातु तो है ही नहीं, क्योंकि धात्विक खनिज ही नहीं है, तो ये क्या है? अधात्विक खनिज है। इनमें धातु नहीं पाई जाती, दो भागों से बांटा जाता है, एक ईंधन खनिज और दूसरा होता है अन्य खनिज। ईंधन खनिज क्या होते हैं? ईंधन खनिज पदार्थ जिनका इस्तेमाल या उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है वे ईंधन खनिज कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। और अन्य खनिज क्या होते हैं? जैसे कि माइका, चूना, ग्रेफाइट, अयस्क और जिप्सम। ये क्या है? अन्य खनिज पदार्थ हैं। अब आता है हमारा अयस्क। इससे पहले हम देखते हैं क्या हमारी खनिज। खनिज कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। एक थे धात्विक खनिज और दूसरे थे अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब इनमें धातु का गुण पाया जाता है, अधात्विक खनिज इनमें धातु का गुण नहीं पाया जाएगा। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार के थे, पहले थे लौह अधात्विक और अलोह धात्विक। लोह में लोहा पाया जाएगा किसी भी धात्विक खनिज में, तो लोह धात्विक, जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलोह में जैसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, अधात्विक खनिज लोह धात्विक खनिज हो जाएंगे, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट, सोना और चांदी। फिर आते हैं अधात्विक खनिज। इनमें धातु नहीं पाई जाती और इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आते हैं ईंधन खनिज और दूसरे आते हैं अन्य खनिज। ऐसे खनिज जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ईंधन खनिज कहा जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। मतलब पेट्रोलियम नहीं होगा। और अन्य खनिज में क्या आते हैं? माइका, चूना, ग्रेफाइट, अब्रक, जिप्सम, ये अन्य खनिज में आते हैं। नेक्स्ट आता है, हमने भी पढ़ा था लौह अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं? सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। तो अब हमने देखो, शेल में तो मतलब खनन करके हम धातु निकालते हैं, लेकिन धातु क्या एक ही होगी? नहीं। क्या खनिज एक ही होगा? नहीं, बहुत सारे खनिज होंगे। तो शेल जिनमें खनिजों का उत्खनन किया जाता है या फिर खनन किया जाता है, जिससे उन्हें कहा जाता है अयस्क। जिससे हम एक पत्थर निकाला, पत्थर में बहुत सारे खनिज हैं, उनमें से हम निकालेंगे अपना मेन खनिज, तो जो पत्थर था वो क्या है? अयस्क है। वह खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक हो व कम खर्च पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए उन्हें अयस्क कहा जाता है। तो एक ऐसा खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक हो और कम खर्च पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए उन्हें हम अयस्क कहा जाता है। अधिकांश धातुएं क्रियाशील होती हैं, वह वायु, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट या फिर हैलाइड या सिलिकेट बना लेते हैं। तो अब जो हमने धातुएं पढ़ी वो क्या थी? क्रियाशील होती है। मतलब बहुत सारी धातुएं हैं जो कि क्रियाशील होती हैं। तो क्रियाशील जैसे पृथ्वी पर पाई जाती हैं धातुएं, जो हम पृथ्वी से निकाल रहे थे ना खनिज, तो जो धातुएं होती हैं वह क्रियाशील होती हैं। तो पृथ्वी में ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर आर्द्रता से, वायु से क्रिया करके वो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड या फिर सिलिकेट जैसे यौगिक बना लेती हैं। यही कारण है कि अधिकांश अयस्क इन्हीं रूप जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। तो जो ऑक्साइड है वो कैसे पाए जाएंगे? तो हमारे मेन हमारा लोहा है। लेकिन लोहे ने क्रिया कर ली किसी भी यौगिक के साथ और यौगिक बना लिया, जैसे कि क्या हो गया? वायु से कर ली, आर्द्रता से कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड से कर ली, ऑक्सीजन से कर ली और उनने यौगिक बना लिया। तो इसलिए जो धातुएं होती हैं वह ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और हैलाइड सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क बहुधा प्रकृति में शैलीय पदार्थों के संपर्क में पाए जाते हैं। जो
अयस्क होते हैं वह कैसे होते हैं, या शैलीय पदार्थ के संपर्क में जाता है, क्योंकि हम शैल से निकाल रहे हैं। अयस्क के साथ पाए जाने वाले इन शैलीय एवं मृत्तिकामय पदार्थों को गैग या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो जो अयस्क हैं वह जिस मृत्तिका या फिर शैल पदार्थों के साथ हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, गैग या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क की किस्म, धातु और अन्य अयस्क। प्राकृतिक धातु जैसे कि सोना, रजत, ये प्राकृतिक धातु हैं। अयस्क की किस्म है ना, जो प्राकृतिक धातु में ही पाया जाता है, सोना और चांदी। फिर आता है ऑक्साइड अयस्क। तो लोहा हमें कैसे मिलता है, हेमेटाइट के रूप में, Fe2O3 के रूप में। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में मिलता है, Al2O3 के रूप में और 2S2O। फिर आता है ट्रिन, इसको कैसीटेराइट SnO2 के रूप में। तांबा क्यूपाइट CuO के रूप में मिलता है। यशद जिंकाइट ZnO, जिंक का ऑक्साइड है, जिंकाइट। फिर टाइटेनियम, यह एल्मेनाइट के रूप में मिलता है, FeTiO3। रूटाइल TiO2 के रूप में मिलता है। जो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं तो लोहा, एल्यूमिनियम, टिन, यशद, टाइटेनियम, ये हमें कैसे मिलते हैं, ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। तो लोहे का ऑक्साइड क्या है, हेमेटाइट है, जो कि Fe2O3 है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है Al2O3 और 2S2O। टिन हमें कैसीटेराइट से मिलता है, जिसे SnO2 के रूप में। तांबा क्यूपाइट CuO के रूप में। यशद जिंकाइट ZnO के रूप में मिलता है। टाइटेनियम एल्मेनाइट के रूप में FeTiO3 या रूटाइल TiO2 के रूप में मिलता है। अब आते हैं सल्फाइड अयस्क। यशद जिंक ब्लेड या ब्लैक जिंक के रूप में मिलता है, जिसे ZnS कहा जाता है। सीसा गैलेना PVS के रूप में। तांबा कॉपर ग्लास Cu2S के रूप में। सिल्वर ग्लास अर्जेंटाइट Ag2S के रूप में। लोहा आयरन पायराइट FeO2 के रूप में प्राप्त होता है। सल्फाइड अयस्क से हमें ये प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, यशद जिंक ब्लेड या फिर ब्लैक जिंक से मिलता है, जिसको ZnS कहा जाता है। सीसा गैलेना PVS से मिलता है। तांबा कॉपर ग्लास Cu2S से मिलता है। सिल्वर ग्लास अर्जेंटाइड Ag2S से। लोहा आयरन पायराइट FeSO2 से मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है कार्बोनेट अयस्क। इससे हमें लोहा, यशद और सीसा मिलता है। तो लोहा का कार्बोनेट अयस्क कौन सा हो जाएगा, सिडेराइट हो जाएगा, FeCO3। यशद का कैलामाइन ZnCO3। सीसा सेरूसाइट PvCO3, यह कार्बोनेट के अयस्क हैं। फिर हैलाइड अयस्क कौन से हो जाएंगे, रजत, सोडियम और एल्यूमिनियम। रजत मिलती है हमें हॉर्न सिल्वर से, जिसे AgCl कहा जाता है। सोडियम नमक या खनिज लवण NaCl। एल्यूमिनियम क्रायोलाइट NaAlF6 से प्राप्त होती है। सिलिकेट अयस्क, इसमें यशद हेमीमॉर्फिट 2ZnO SiO2 और H2O प्राप्त होती है सिलिकेट अयस्क से। नेक्स्ट आता है जीवाश्म। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिलक्षित अवशेषों और उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह एवं चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहे होंगे ऐसे सजीव परिलक्षित अवशेष जिनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई कुछ छाप होती हैं, जो पृथ्वी की सतह और चट्टानों की सतहों के बीच में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है।
आदिकाल में जीवों के अवशेष जो कि चट्टानों में चिन्ह या अन्य रूप में पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। तो जो पुराने जीव थे उनके अवशेष चट्टानों में चिन्ह के रूप में या किसी अवशेष के रूप में बच गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। प्रकार जीवाश्म के प्राप्त होने के आधार पर इनके प्रकार निम्न हैं। तो जीवाश्म हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो अश्मीभूत जीवाश्म जिसको पार्टिफाइड फॉसिल्स कहा जाता है, साचा जीवाश्म जिसको माउल्ड फॉसिल्स कहा जाता है, अपरिवर्तित जीवाश्म जिन्हें अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहा जाता है, ठप्पा जीवाश्म जिन्हें प्रिंट फॉसिल्स कहा जाता है, कॉपेकोराइट जीवाश्म, यह क्या है? जीवाश्म के प्रकार हैं। तो प्रकार जीवाश्म के प्राप्त होने के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं अश्मीभूत जीवाश्म। यह जीवाश्म मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यह समुद्र तट, झीलों के तट पर और रेत के जमा होने से निर्मित होते हैं। तो अश्मीभूत जीवाश्म कौन से हैं? तो जीवाश्म मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अश्मीभूत मतलब कुछ अवशेष बच गए हैं तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र के तट पर, झीलों के तट पर और रेत के जमा होने से निर्मित होते हैं अश्मीभूत जीवाश्म। फिर आते हैं सांचा जीवाश्म। वैसे जीवाश्म जिनमें शरीर का कोई भाग शेष नहीं रहता, केवल शरीर का सांचा बचा रहता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात बचे हुए अवशेष। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सांचा अवशेष कहा जाता है। मतलब एक जीवाश्म है जैसे कि जीवाश्म जिनमें शरीर का कोई भाग शेष नहीं रहा है, केवल शरीर का सांचा बचा है, उन्हें क्या कहा जाएगा? सांचा जीवाश्म कहा जाएगा, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात बचे हुए अवशेष। अपरिवर्तित जीवाश्म, जब जीवधारी का शरीर बर्फ में भली भांति प्रकार से सुरक्षित रखकर संपूर्ण जीवाश्म बनता है तो उसे अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाता है, जैसे कि साइबेरिया के मैमथ। तो अपरिवर्तित जीवाश्म क्या है? मतलब बहुत समय से ये रखे हुए हैं पृथ्वी पर लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है? तो जब जीवधारी का शरीर बर्फ में जम गया है, भली भांति उसको सुरक्षित रखा है, वैसे ही संपूर्ण जीवाश्म है तो उसे अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाएगा, जैसे कि साइबेरिया के मैमथ। ठप्पा जीवाश्म, कई बार जीव मरने के पश्चात सड़ने के पहले चट्टान पर थप्पा बना देते हैं, उन्हें थप्पा जीवाश्म कहा जाता है। इन्हें छापा जीवाश्म भी कहा जाता है। मतलब कोई भी जीवाश्म है किसी चट्टान पर रखा हुआ था, वह सड़ने गलने से पहले उस पर क्या करता है? एक ठप्पा बना देता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठप्पा जीवाश्म कहा जाता है या फिर छापा जीवाश्म कहा जाता है। कॉपेरोलाइट जीवाश्म, जीवों के मल से निर्मित जीवाश्म, ये मुख्य रूप से रेप्टाइल जीवों के होते हैं। तो जो कॉपेरोलाइट होते हैं वह क्या है? जीवों के जो मल से निर्मित जीवाश्म होता है उन्हें कॉपेरोलाइट जीवाश्म कहा जाता है। यह मुख्य रूप से रेप्टाइल जीवों में होते हैं। अब आता है जीवाश्म का महत्व क्या है। जीवाश्म से जैविक विकास की जानकारी प्राप्त होती है, भौगोलिक परिवेश की जानकारी प्राप्त होती है, जंतुओं के क्रमिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है, चट्टानों की परतों में पाए जाने वाले जीवाश्मों के आधार पर एक कोश के जीवों से लेकर अन्य विकसित जीवों तक की जानकारी प्राप्त होती है, विभिन्न जीवों के बीच की संयोजी जानकारी प्राप्त होती है, जंतुओं की वंशावली के क्रम की जानकारी प्राप्त होती है, जीवों के या जीवाश्मों के आधार पर ही भूवैज्ञानिक सारणी, समय सारणी संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, कार्बनिक विकास का प्रमाण प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं क्या जीवाश्म क्या होते हैं, है ना। जीवाश्म के प्रकार हमने देख लिए थे। एक थे अश्मीभूत जीवाश्म जो कि अवशेष इनके बचे हुए अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, उन्हें अश्मीभूत जीवाश्म कहा जाएगा। सांचा जीवाश्म जिनके सांचे बचे हुए हैं। अपरिवर्तित जीवाश्म जो कि पूरे हैं, संपूर्ण हैं और अपरिवर्तित हैं, जैसे कि साइबेरिया का मैमथ, उन्हें अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाएगा। ठप्पा जीवाश्म मतलब इन्हें अपनी छाप छोड़ दी है किसी चट्टान पर, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ठप्पा जीवाश्म कहा जाएगा। कॉपेरोलाइट जीवाश्म, इसमें क्या होता है? जो जीव हैं उनके मल से निर्मित जो जीवाश्म होते हैं उन्हें कॉपेरोलाइट जीवाश्म कहा जाता है, जो कि क्या है? रेप्टाइल जीव हैं।
फिर आता है इनका महत्व, तो भौगोलिक परिदृश्य के परिवेश की जानकारी प्राप्त होती है, जंतुओं के क्रमिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब हमें अभी एक कोशिका से लेकर अनेक या विकसित जीव भी प्राप्त हो चुके हैं। विभिन्न जीवों के बीच की संयोजक जानकारी प्राप्त होती है, जंतुओं की वंशावली का क्रम की जानकारी मिलती है, जीवाश्म के आधार पर भूवैज्ञानिक समय सारणी की जानकारी मिलती है, कार्बनिक विकास का प्रमाण भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है अपक्षय और अपरदन। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें शैलों का विघटन और अपघटन मूल स्थान पर ही होता है। विघटन तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया में शैल टुकड़े में बिखर जाती है और प्रकृति में विघटन और अपघटन की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है। तो अपक्षय क्या है? अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है, मतलब किसी स्थान पर घटित होती है। इसमें जो शैल होते हैं वह धीरे धीरे से विघटन होने लगता है और अपघटन मूल स्थान पर ही होता है, मतलब उसी स्थान पर होता है। विघटन तापमान में परिवर्तन से या पाले के प्रभाव से भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में जो शैल होते हैं वह टुकड़ों में बिखर जाता है और प्रगति के विघटन और अपरदन की घटना को चलती थी और इसे क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। अतः शैल का अपने मूल स्थान पर विघटन या फिर अपक्षय या अपघटन हो जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या होता है? जब शैल अपनी संगठन में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट जाती है तो इसे भौतिक अपक्षय कहा जाता है। यह मुख्यतः शुष्क ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है और इसमें कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। तो जो भौतिक अपक्षय क्या होते हैं? जब कोई भी शैल है छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट रही है बिना अपने रासायनिक परिवर्तन किए तो उन्हें भौतिक अपक्षय कहा जाता है। और यह मुख्यतः कैसी होती है? शुष्क और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, मतलब शुष्क से तापमान के कारण टूट जाएगी और ठंडी जगह पर वह पाले ठंड के कारण टूट जाएगी। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि पिंड विच्छेदन, मतलब जो पिंड है वह विच्छेद हो गया, अपशल्कन, तुषारी। ये 3 प्रकार का अपक्षय पाया जाता है किसमें? भौतिक अपक्षय में। पहला आता है पिंड विच्छेदन। दैनिक ताप परिशत के अधिक होने के कारण शैल बार बार फिसलती या सिकुड़ती है। इनमें दरारें और जोड़ चौड़े हो जाते हैं और अतः शैल छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट जाता है। तो पिंड विच्छेदन क्या होता है? जो दैनिक तापांतर होता है, मतलब कभी ज़्यादा ताप हो गया या फिर कम ताप हो गया, इससे क्या होता है? सेल है बार बार फैलती है। जैसे ताप ज़्यादा हो जाएगा तो फैलेगी और ताप कम हो जाएगा तो सिकुड़ेगी। इससे उनमें दरारें पड़ जाती हैं और वो धीरे धीरे से चौड़ी होने लगती हैं और इनके टुकड़े में धीरे धीरे से टूट जाती हैं। फिर आती हैं अपशल्कन क्या होती है? शैलों की बाहरी परत का बार बार फैलना और सिकुड़ने से उनकी बाहरी परतें प्याज के चिकलों की तरह उतरती चली जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अपशल्कन की प्रक्रिया कहा जाता है। जो मतलब अब सरक गई, क्या हो गई? सरक गई, मतलब जो बाहर की प्लेट थी वह सरक गई या फिर सिकुड़ने से वह प्याज के छिलकों की तरह निकल जाती है, छिल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? अपशल्कन कहा जाता है। तुषारी अपक्षय। बहुत ठंडे प्रदेशीय पर्वतीय प्रदेशों की सेल की दरारों में जल बार बार जमता और पिघलता है। इसमें शेल टुकड़े टुकड़े हो जाती है और पानी का बर्फ बनने से उसका आयतन बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा यह चट्टान बनती है। तो तुषारी चट्टान क्या है? बिल्कुल एकदम तुषारी। इनमें क्या होता है? जो पर्वतीय इलाके होते हैं इनमें दरारें होती हैं, इनमें जल भरता है और वह जम जाता है और जैसे ही वह जमता है तो उसके आयतन में क्या होगा? विस्तार होगा, तो उनमें दरार पड़ गई, फिर वह पानी बना और फिर बह गया। अब वो दरार थोड़ी सी बड़ी हो गई इस बार तो इसमें ज़्यादा पानी बन जाएगा और फिर वो वहाँ जम जाएगा और फिर आयतन बढ़ेगा और इससे यह धीरे धीरे से टूट जाएगी। तो इसे क्या कहा जाएगा? अपसारी अपक्षय कहा जाएगा। अगला आता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक की क्रिया द्वारा नए यौगिकों के बनने और नए तत्वों के निर्माण के कारण शैलों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। मतलब एक ऐसा अपक्षय जिसमें जो यौगिक को बनते हैं और नए तत्वों का निर्माण होता है और इस प्रकार की शैल परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। रासायनिक अपक्षय के मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा कार्बोनेटीकरण, तीसरा जल योजन और चौथा है घुलन।
पहला है ऑक्सीकरण। इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की शैलों पर होने वाली प्रतिक्रिया से ऑक्साइड के बनने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। जो वायुमंडल की पूरी वायुमंडल है उसमें जो ऑक्सीजन है वह शैल पर होने वाली प्रतिक्रिया से बनती है, वह शैल के साथ प्रतिक्रिया करती है और जो ऑक्साइड बनते हैं उनसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। फिर आता है कार्बोनेटीकरण। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं, इनमें से कुछ पानी में घुलकर बनते हैं। उदाहरण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल चूने के शैल से होकर गुजरता है तो शैल के जोड़ कार्बोनिक अम्ल की क्रिया से चौड़े हो जाते हैं और कार्बनीकरण की घटना होती है। इसमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे कि कुछ कार्बोनेट हैं जो कि पानी में घुलकर कुछ और क्रिया कर लेते हैं और कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं। तो वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त चूने पर पानी गिरता है तो क्या होता है, कार्बनिक अम्ल की क्रिया होती है और इससे वह चौड़े हो जाते हैं। जलयोजन। इस प्रक्रिया में शैलों के खनिजों में जल अवशोषित हो जाता है और जल के अवशोषण से शैलों का आयतन बढ़ जाता है और इन कणों की आकृति बदल जाती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जलयोजन कहा जाता है। फिर आता है घूलन। इस प्रक्रिया में कुछ खनिज पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुलकर बह जाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक, जिप्सम आदि इसी क्रिया के द्वारा बह जाता है। हमने कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ी हैं, तो हमने रासायनिक क्रिया पढ़ी। इसमें क्या था, जो यौगिक थे उनके बनने और नए तत्वों के निर्माण के कारण जो शैल बनती है रासायनिक क्रिया में परिवर्तित हो जाता है, उसे रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। इनमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं मुख्यतः। पहला ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन और घोलन। ऑक्सीकरण में क्या था, वायुमंडल की ऑक्सीजन की शैल में होने वाली प्रतिक्रिया से ऑक्साइड बनते हैं जिन्हें ऑक्सीकरण कहा जाता है। कार्बोनेटीकरण क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं, जैसे कि कुछ जल में घुलन होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल, वर्षा का जल है, चूने की सेल पर जाता है तो वह कार्बनिक अम्ल बनाता है और उनकी जो जोड़ होते हैं वह चौड़ा कर देता है। जलयोजन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में शैल के खनिज से जल अवशोषण हो जाता है और जैसे ही शैल जल को अवशोषण करती है तो उनका कणों का आयतन बढ़ जाता है और इनकी आकृति भी बदल जाती है। फिर आता है घूलन। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुलकर बह जाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक और जिप्सम। अब आते हैं जैविक अपक्षय। जैविक कारक जैसे वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य के द्वारा होने वाला अपक्षय क्या कहलाता है, जैविक अपक्षय कहलाता है। अब आते हैं पहला, वनस्पति कैसे करेगी, तो पेड़ पौधों के द्वारा शैलों में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपक्षय होता है। पेड़ पौधों की जड़ें शैलों के जोड़ों में घुस जाती हैं और समय के साथ लंबी जड़ें और मोटी होती जाती हैं। इस तरह से शैलों के साथ उनका दबाव निरंतर बढ़ता जाता है और अंततः इसे तोड़कर छोटे छोटे से टुकड़ों में बिखार देती हैं। तो पहला क्या था, वनस्पति के प्रकार में, जो कि जैविक कारण है। जैविक कारण में क्या था, वनस्पति, जंतु और मनुष्य के द्वारा। पहले वनस्पति क्या करती हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, चट्टानों पर उग जाते हैं। उनकी जब छोटे छोटे से पेड़ होते हैं तो वह जो पेड़ पौधे होते हैं वह रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन करते हैं, अपक्षय करते हैं दोनों प्रकार का। इनकी जड़ें बहुत छोटी छोटी सी होती है, बिल्कुल बारीक होती हैं, तो चट्टानों पर बैठ जाती हैं। फिर धीरे धीरे वह दरारों में घुसने लगती हैं। जैसे दरार में घुसती हैं धीरे धीरे जब मोटी होंगी, लंबी होंगी, तो उनको वहीं से तोड़ देती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देती हैं। फिर आते हैं जीव जंतु। जीव जंतु क्या करते हैं, बिल बनाकर रहने लगते हैं और जीव जंतु खोलने को तोड़ते फुड़ते रहते हैं। और जैसे कि चूहे, खरगोश, दीमक और चींटियां, ये क्या होती हैं, जीव जंतु भी चट्टानों में छोटे छोटे से पोल बना लेते हैं या फिर बिल बना लेते हैं, उनमें रहने लगते हैं और धीरे धीरे से चट्टानों को तोड़ देते हैं। फिर आते हैं मनुष्य। मनुष्य का तो पूछो मत, विभिन्न प्रकार से शैलों का अपक्षय कर रहा है। मनुष्य कृषि के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए अनेक प्रक्रियाओं से शैलों को तोड़ता फोड़ता रहता है। तो ये मुख्यतः हमने कितने प्रकार पढ़ लिए, शैलापर्दन के 3 प्रकार। एक था रासायनिक, भौतिक और जैविक। भौतिक में 2 प्रकार थे, एक था पिंड विच्छेदन और दूसरा था
अपशल्कन, पिंड में क्या होता है, जब शैल ताप के कारण बार बार फैलती और सिकुड़ती हैं तो वह शैलों में टूट जाती हैं। अपसल्कन में क्या होती हैं, जब ताप बढ़ता है और कम होता है तो उनकी बाहर की जो लेयर होती है वह छिल जाती है। और तुषारी, इसमें क्या था, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पानी जमता है और धीरे धीरे से उनको तोड़ देता है। रासायनिक अपक्षय में 4 प्रक्रियाएं थी। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बन जाएंगे वायुमंडल की उपस्थिति में। कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेट के कारण। जलयोजन, जल को अवशोषण करने से। और घुलन, जल में घुल जाने के कारण अपक्षय। फिर आते हैं जैविक अपक्षय, वनस्पति के कारण, जीव जंतु के कारण और मनुष्य के कारण। वनस्पति क्या करती हैं, दरारों में अपनी जड़ें ले जाती हैं, मोटी होकर बड़ी होकर उनको तोड़ देती हैं। जीव जंतु क्या करते हैं, उनमें घर बना लेते हैं और धीरे धीरे से उनको खोखला कर देते हैं। मनुष्य क्या करता है, कृषि के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए उनको तोड़ते रहते हैं। फिर आता है अपर्दन, क्या होता है, हमने अपक्षय पढ़ लिया, अब आता है अपर्दन। यह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी और शहर के कणों का विभिन्न कारक जैसे कि हवा, जल, हिमानी आदि द्वारा स्थानांतरण कहलाता है अपर्दन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अपक्षय पढ़ा था, यह स्थानीय क्रिया है, मतलब एक ही स्थान पर घटित हो रही थी। लेकिन जो अपर्दन होता है वह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके वो चली जाती है। टूट कर कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। इन्हीं कणों को जब कारक किन्हीं दूसरे स्थान पर छोड़ते हैं तो उन प्रक्रिया को कहा जाता है निक्षेपण। कारक क्या थे, तो अभी हमने क्या देखा, चट्टानें कैसे टूट रही हैं, वो अपने आप ही टूट रही, मतलब कोई उसमें बाहरी कारक नहीं है। लेकिन जब मिट्टी या जो धूल के कण होते हैं, शैल के कण होते हैं, विभिन्न कारक जैसे कि हवा, हिमानी, जल आदि के कारण स्थानांतरण करते हैं तो उन्हें अपर्दन कहा जाता है। और जब इन कणों को एक जगह पर जाकर छोड़ दिया जाता है तो उन कणों से जो बनता है उन्हें कहा जाता है निक्षेपण। इन कारकों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण द्वारा विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। अपर्दन और निक्षेपण से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। तो अब आती हैं पहले नदियों के द्वारा निर्मित आकृतियां। तो नदियां क्या करती हैं, एक ही जगह से बहती रहती हैं तो बी आकार की घाटी बना लेती हैं, तो बी आकार की घाटी। और बड़े बड़े पत्थरों को बीट से तोड़ देती हैं, बीट से, तो उससे क्या बनते हैं, गॉर्ज बनते हैं। जैसे कि हमारा ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज, ये क्या है, बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करती हैं। कैनियन बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, शिप्पिका बनाती हैं, नदी विसर्प का निर्माण करती हैं और समप्राय मैदान का निर्माण करती हैं। किसके द्वारा, अपर्दन के कारण। और जब अपर्दन के कारण जो कण होते हैं जब वो बिछाए जाते हैं तो क्या बनते हैं, निक्षेपण बनते हैं। और निक्षेपण द्वारा निर्मित आकृतियां कौन सी हैं, तो जलोढ़ पंख बनाते हैं, जलोढ़ शंकु बनाते हैं, प्राकृतिक तटबंध बनाते हैं, बाढ़ का मैदान बनाते हैं और डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो नदी के द्वारा जो अपर्दन था, मतलब किसी स्थान से कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गई, तो जब अपर्दन करते हैं तो उससे क्या बनती है, पहले बनती है बी आकार की घाटी, आगे जाके गॉर्ज, फिर बनती है कैनियन, जलप्रपात, शिप्पिका, नदी विसर्प और समप्राय मैदान। जब वह निक्षेपों को एक जगह पर बिछा देती हैं तो उनसे बनते हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। नेक्स्ट आता है हिमानी द्वारा निर्मित आकृति, मतलब ये जो हिमानी होती है, बर्फ होती है, उसके द्वारा भी निर्मित कुछ आकृतियां होती हैं। जैसे कि जब अपर्दन करती हैं तो यू आकार की घाटियां बनाती हैं, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा तो गति नहीं होती कि यह वी का आकार की बने, तो क्या बनाती हैं, ये यू आकार की घाटियां बनाती हैं। लटकती हुई घाटियां बनाती हैं, सर्क बनाती हैं, आरेत बनाती हैं, नुनाटक बनाती हैं, नुनाटक, भेड़ शिला बनाती हैं, हिम शौपान बनाती हैं और फेयार्ड बनाती हैं। जो हिमानी है वह पहले क्या बनाती हैं, वी आकार की घाटी, लटकती हुई घाटी, शर्क, आरित, नुनाटक, भेड़शिला, हिम सोपान और फियार्ड, ये सब क्या बनाती हैं, हिमानियों के द्वारा निर्मित हैं, अपशाद द्वारा निर्मित। फिर आते हैं जहाँ पर वह निक्षेप बिछाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हिममूड, डामलिन और अपक्षेप मैदान। जब हिमानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं अवसादों को, तो जब वो एक स्थान से लेकर जा रही होती हैं तो बनाएंगी क्या, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, शर्क, आरित, नुनाटक, भेड़शिला, हिमस्वापान और फेयार्ड। उन निक्षेपों को बिछा देंगी तो क्या बनेंगे, हिमोड़, डामलिन, अपक्षेप मैदान।
फिर आते हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जो पवन के द्वारा निर्मित होती हैं। तो जब पवन अपर्दन करती है तो बनती हैं इंसेल वर्ग, छत्रक शिला, जियोजेन, जालीदार शिला और यारडाग। ये क्या होते हैं? अपर्दन के द्वारा निर्मित होते हैं। और जब पवन निक्षेपण को बिछाती है तो क्या बनते हैं? निक्षेपणात्मक आकृति, बलू का स्तूप, बरखान, पेंडिमेंट, पलाया, लोयस और वजादा। ये क्या होते हैं? पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो जब अपर्दन करती हैं तो क्या बनेंगी? बिल्कुल एकदम शांत ले जाएंगी। तो इंसेल वर्ग छत्रक शिला बना देंगी, जियोजेन बनाती हैं, जालीदार शिला बनाती हैं और यारडाग बनाती हैं। फिर आते हैं निक्षेपणात्मक आकृति। तो निक्षेपणात्मक आकृति बनाती हैं, बालू का स्तूप बनाती हैं, बरखान बनाती हैं, पेंडिमेंट बनाती हैं, पलाया बनाती हैं, लोयश और वजादा। सागरीय जल द्वारा निर्मित आकृति, जो जल होता है, सागरीय जल होता है, उसके द्वारा भी बनाई गई कुछ आकृतियां होती हैं। जैसे अपर्दनात्मक क्रिया में आती हैं तट क्लिफ, तटीय कंदरा, प्राकृतिक मेहराब और स्टैग। ये अपर्दन के द्वारा बनती हैं सागरी जल के द्वारा। जब निक्षेपण बनाती हैं तो क्या बनती हैं? पुलिन बनती हैं और रोधिका बनाती हैं। समुद्री जल के द्वारा क्या बनती हैं? अपर्दन करती हैं तो तट का अपर्दन करती हैं तो तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, प्राकृतिक मेहराब और स्टैग बनाती हैं। और जब निक्षेपण करती हैं तो पुलिन और रोधिका का निर्माण करती हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियां, जो भूमिगत जल होता है उसके द्वारा भी कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। जब वह अपर्दन करती हैं तो बनती हैं, घुल गई तो घोल रंध्र, विलयन हो गया तो विलयन रंध्र, डो लाइन, लाइन बना देंगी, लेपीज, कंदराएं, प्राकृतिक पुल, अंधी घाटी और क्रास्ट घाटी। नेक्स्ट आता है निक्षेपणात्मक आकृतियां। इन्हें कहा जाता है स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, कंदरा स्तंभ, डेफ स्टोन, टेरास रोसा और हम्स। ये हो गए भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियां। कौन कौन सी होती हैं? जब अपर्दन करती हैं तो घोल रंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइन, लेपिस, कंदरा, प्राकृतिक पुल, आंधी घाटी और क्रास्ट घाटियां। फिर आते हैं निक्षेपण। इससे स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, कंदरा स्तंभ, ड्रिप स्टोन, टेरारोसा और हम्स बनाती हैं। यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मृदा निर्माण। शैल के विघटन एवं वियोजन से उत्पन्न ढीले और असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहा जाता है। तो शैल हैं, चट्टाने हैं, उनके विघटन से मतलब टूटने से और विनियोजन से मतलब एक जगह पर इकट्ठे होने से उत्पन्न जो ढीले और असंगठित पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। किसी भी स्थान में भूतल से लेकर नीचे स्थित आधारशिला के बीच स्थित ढीले और असंगठित पदार्थों को मृदा कहा जाता है। तो किसी भी स्थान पर भूमि तल से लेकर नीचे तक स्थित आधार शैलों के बीच में जो स्थित ढीले और असंगठित पदार्थ होते हैं उन्हें मृदा कहा जाता है। ऊपरी मृदा या टॉप सॉइल ही वास्तविक मृदा कहलाती है, क्योंकि इसी के सारे पोषक तत्व निहित होते हैं। जो ऊपर की मृदा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल को ही वास्तविक मृदा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो मृदा क्या है? शैल के विघटन होने से और वियोजन से बनने वाले ढीले और असंगठित पदार्थों को मृदा कहा जाता है। किसी भी स्थान में भूतल से लेकर नीचे तक स्थित जो आधार शैल के बीच में स्थित ढीले और असंगठित पदार्थ होते हैं उनको ही मृदा कहा जाता है। ऊपरी मृदा को टॉप सॉइल या वास्तविक मृदा कहा जाता है। इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मृदा जैव और अजैव पदार्थों की एक परिवर्तनशील और विकासशील पतली परत होती है जो भूपटल को ढके हुए रहती है। यह वानस्पतिक आवरण को बनाए रखने में मदद करती है, जिसमें विभिन्न परतें होती हैं जो मूल शैल में रासायनिक, भौतिक और जैविक अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो मृदा क्या है? तो यह जैव और अजैव पदार्थ का एक परिवर्तनशील और विकासशील परत
पदार्थ होती है। तो क्या है मृदा? जैविक पदार्थ भी होते हैं इसमें, और इन जैविक पदार्थों के परिवर्तन से, जैव पदार्थों के अजैविक पदार्थों के परिवर्तन से और विकास से एक परत निर्माण होती है जो कि भूपटल को ढकी हुई रहती है। पूरी भूपटल है उसको ढकी रखती है। यह वनस्पति आवरण को बनाए रखने में मदद होती है। तो ये क्या करती है? वनस्पति जो आवरण होता है उसको बना के रखती है। इसमें विभिन्न परतें होती हैं जो कि मूल शैल में भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। तो जो मूल शैल होती है उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय होता है, उसके कारण इनका निर्माण होता है। मृदा निर्माण के कारक, मृदा बनती कैसे है? तो मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारक हैं। इनमें आता है मूल शैल, उच्चावच, समय, जलवायु, जैविक तत्व शामिल होते हैं। तो कितने होते हैं? प्रमुखतः 5 तत्व होते हैं जो कि मृदा को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं? पहले तो आता है मूल शैल, मतलब जिस सेल से बना है, उच्चावच, समय, जलवायु और जैविक तत्व। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक कहा जाता है और अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहा जाता है। तो जो मूल शैल, उच्चावच और समय है, ये क्या है? निष्क्रिय कारक है, मतलब ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। लेकिन वायु और जलवायु और जो जैविक तत्व हैं वह एक क्रियाशील कारक होते हैं। पहले आता है मूल शैल। मृदा अपने नीचे स्थित मूल शैल पदार्थों से निर्मित होती है। जो शैल है वह अपने नीचे जो स्थित शैल है उससे निर्मित हुई है। मूल शैल छोटे छोटे से कणों में टूट जाती है तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाती है। तो जो मूल शैल है वह भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटित होती है और छोटे छोटे से कणों के रूप में मृदा का निर्माण करती है। इसमें मृदा के अजैविक खनिज कणों का निर्माण होता है। मूल मृदा निर्माण में लगने वाले समय और उसमें रासायनिक संगठन, रंग, गठन, बनावट, खनिज अंश और उर्वरता को भी प्रभावित करती है। तो जो मूल शैल है वह क्या करती है? उसमें लगने वाले समय, रासायनिक संगठन, रंग, गठन, बनावट, खनिज अंश और उर्वरता को भी प्रभावित करती है मूल शैल। तो मूल शैल क्या है? जो पृथ्वी में मृदा है उसके नीचे वाली परत है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो क्या बनती है? मृदा बनती है। और इन मूल शैल में ही रासायनिक, भौतिक और जैविक प्रक्रिया द्वारा घटित होने से मृदा का निर्माण होता है। मृदा के अजैविक कणों का निर्माण भी इन्हीं से होता है। मूल शैल में मृदा निर्माण में लगने वाला समय, रासायनिक संगठन, रंग, गठन, बनावट, खनिज अंश और उर्वरता को ही प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है उच्चावच। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति मूल शैल पदार्थ के अपरदन की मात्रा और वहां बहने वाले जल की गति को प्रभावित करती है। तो जो उच्चावच होते हैं वह किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति मूल शैल पदार्थों के अपरदन की मात्रा और वहां से बहने वाले जल की गति को प्रभावित करता है। इस प्रकार मृदा निर्माण से भी सहायक और परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल तेजी से बहता है, वहां भूमि में जल का रिसाव कम होता है और जिससे मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो उच्चावच क्या होते हैं? तो यह किसी भी स्थलाकृति में जो मूल शैल होते हैं उनके अपरदन की मात्रा को कम ज्यादा करने में सहायक होते हैं। वहां बहने वाले जल की गति को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मृदा के निर्माण में सहायक और परोक्ष रूप से प्रभावित भी करते हैं। जैसे तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल तेजी से बहता है, वहां भूमि में जल का रिसाव कम होता है जिससे मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। फिर आता है समय। मृदा का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है। पूर्ण रूप से विकसित मृदा का निर्माण तभी होता है जब भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं में बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं। समय ज़्यादा लगता है, समय सबसे बड़ा कारण है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? बहुत धीरे धीरे होता है। पूर्ण रूप से विकसित मृदा का निर्माण तभी हो सकता है जब भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं में बहुत लंबे समय तक कार्य करती रहें। फिर आता है जलवायु। किसी भी समय में अपक्षय की प्रक्रिया, इसके प्रभाव तथा वनस्पति एवं जैविक के प्रभाव का सीधा संबंध ऋतुओं के अनुसार बदलते समय उसके वितरण और वितरण के साथ होता है। इस प्रकार जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जलवायु क्या करती है? किसी भी प्रदेश में अपक्षय की प्रक्रिया, उसके प्रभाव और वनस्पति एवं जीवों के प्रकार का सीधा संबंध ऋतुओं के अनुसार बदलते तापमान और उसके वितरण और वृषण के साथ होता है। इस प्रकार जलवायु मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु क्या करती है? इसके प्रभाव जो वनस्पति या जीव होते हैं उनका सीधा संबंध होता है। जब ऋतुओं के अनुसार ही क्या होते हैं, तापमान बदलता है, उनका वितरण भी होता है और उसमें विषरण भी होता है। नेक्स्ट आता है जलवायु और जीव। किसी क्षेत्र की विकसित मृदा की गुणवत्ता में वहाँ के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की सक्रिय भूमिका होती है। मृत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से मृदा को जैविक अंश प्राप्त होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़े थे कौन कौन से, एक मूल शैल थी, जलवायु थी और समय थी। वो क्या थे? अजैविक तत्व थे। उनसे हमें जैविक तत्व मृदा को प्राप्त नहीं हो रहे थे। लेकिन जो वनस्पति और जीव हैं इनसे क्या प्राप्त होता है? मृदा को जैविक अंश प्राप्त होता है जब इनके जीवाश्म प्राप्त होते हैं। अपघटन की जैविक प्रक्रिया के सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं और यह ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ बनती है। जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगी वह उतनी ज़्यादा मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। ये बनाई है मृदा। तो पहले आती है जलवायु, जिसके परिणाम स्वरूप अपक्षय होती है सेल। इससे निर्माण करती है खनिज मृदा का और खनिज मृदा से क्या बनती है? मृदा। फिर आती है जलवायु प्रभावित करती है किसको? वनस्पति को, जो नष्ट होकर निर्माण करती है ह्यूमस का और ये क्या बनाती है? मृदा बनाती है। तो ये इसके कारक हैं। मृदा के प्रमुख संगठन। मृदा की संरचना को 4 प्रमुख संगठक होते हैं। पहला आती है वनस्पति एवं जंतु समूह एवं जैविक पदार्थ। फिर आता है खनिज पदार्थ, मृदा घोल और मृदा वायुमंडल। मुख्यतः कितने कारक हैं? 4 कारक हैं मृदा संगठक के। पहला है वनस्पति, जंतु समूह और जैविक पदार्थ। प्रतिशत 5 से 12% तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत पौधे, जंतुओं के मृत एवं विनियोजित भागों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मृत जैविक पदार्थ, पौधों की जड़ें, मृदावासी जीव आदि सम्मिलित होते हैं। यह जीव के ऊर्जा तथा आहार में मुख्य स्रोत होते हैं। वनस्पति और जैव क्या करते हैं? यह मृदा का 5 से 12% तक निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत पौधे, जंतु के मृत एवं विनियोजित भागों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मृतक जैविक पदार्थ, मृदा की जड़ें, मृदावासी जीव शामिल होते हैं। यह जीवों की ऊर्जा और आहार के मुख्य स्रोत होते हैं। फिर आता है खनिज पदार्थ। इसका प्रतिशत 38 से 47% तक होता है। यह मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो शैल की प्रकृति पर आधारित होते हैं। तो शैल खनिज या खनिज पदार्थ क्या होते हैं? यह बहुत सारा भाग बनाते हैं और महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। महत्वपूर्ण घटक है खनिज। इसका प्रतिशत 38 से 47% तक होता है जो शैल की प्रकृति पर आधारित होती हैं। मृदा घोल, इसका प्रतिशत 15 से 35% तक है। जल मृदा में पोषक तत्वों के साथ मिलकर मृदा घोल बनाने में सहायक होता है। पौधे अपनी जड़ें द्वारा इस घोल को प्राप्त करती हैं। तो मृदा घोल क्या होता है? यह 15 से 35% तक भाग बनाती है मृदा का। और जल मृदा में पोषक पदार्थों के साथ मिलकर, जल जब पोषक मृदा में मिलता है तो उनके पोषक पदार्थों में घोल लेता है खुद को और मृदा घोल का निर्माण करता है और इसी मृदा घोल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। मृदा वायुमंडल, इसके अंतर्गत मिट्टियों में विभिन्न गैस हैं, वायु की उत्पत्ति, मृदा के अंदर वायु संचरण आदि सम्मिलित होता है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की सांद्रता से कई गुना अधिक होती है, क्योंकि मृदा मंडल में जैविक पदार्थों का विघटन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो मृदा वायुमंडल क्या है? इसके अंतर्गत मिट्टियों में विभिन्न गैसें या हवाओं की उत्पत्ति होती है और मृदा के अंदर वायु संचरण आदि सम्मिलित होता है। तो मृदा के अंदर क्या हो रही? वायु जाती है, उपस्थिति होती है वायु की।
मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की सांद्रता में कई गुना अधिक होती है। जो वायुमंडल में जितनी सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की है, मृदा में उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मृदा मंडल में जैविक पदार्थों का विघटन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। फिर आती है मृदा संस्तर। मृदा की परतें जो कि कोमोवेश धरातल के समानांतर होती हैं, जिसमें मृदा के विशिष्ट गुण होते हैं, उसे मृदा की संस्तर स्थिति कहा जाता है। मृदा संस्तर मृदा में मृदा की सुस्पष्ट परतें होती हैं जो भौतिक और रासायनिक संगठक जैविक पदार्थ संरचना में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। मृदा संस्तरों को दर्शाने वाली परिच्छेदिका को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो देखो, पहली आती है मृदा संस्तर क्या होते हैं। जो धरातल है उसमें समानांतर धरातल होती हैं, तो उन्हें एक लेयर होती हैं जिनमें क्या होते हैं, मृदा में विशिष्ट गुण होते हैं। इनमें मृदा की संस्तर स्थिति कहा जाता है। मृदा संस्तर मृदा में मृदा को सुस्पष्ट परतें होती हैं जो कि भौतिक और रासायनिक संगठक जैविक पदार्थ संरचना में एक दूसरे से भिन्न होती है। मतलब हर एक परत भौतिक, रासायनिक संगठक जैविक पदार्थों में और संरचना में एक दूसरे से भिन्न होती है। और मृदा संस्तरों को दर्शाने वाली परिच्छेदिका को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मतलब दो परतें हैं, उनके बीच में एक उनको अलग अलग दर्शाने वाली जो परिच्छेदिका होती है उसे परिच्छेदिका या मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन्हीं संस्तरों को एक साथ मृदा कहा जाता है। तो ये पूरी जितनी भी संस्तर हैं उनको क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर ये सबसे ऊपरी भाग क्या होते हैं, ह्यूमस होती है। उसके बाद आती है ऊपरी मृदा, उसके बाद अपमृदा, फिर अधस मृदा, फिर आती है आधारी शैल या फिर अपक्षयी मृदा जो अपक्षयी नहीं होती। तो पहली कौन सी है, ऊपरी मृदा। इसको क्या कहा जाता है, का संस्तर मृदा स्थिति। अपमृदा जिसको कहा जाता है खास संस्तर स्थिति अपक्षयी शैल। फिर अधः स्तर, इसको कहा जाता है गा संस्तर स्थिति या आधार शैल। फिर आधारी शैल जो कि अपक्षयित नहीं होती है उन्हें कहा जाता है संस्तर स्थिति घा संस्तर स्थिति। पहली आती है संस्तर जो कि क्या था, अपना सबसे ऊपरी भाग था। संस्तर क्या होती हैं, वह कार्बनिक संस्तर होता है जो मुख्य रूप से जंगल में पाया जाता है तथा कुंवारी मृदा में उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जैविक पदार्थों की बहुलता होती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, संस्तर कहा जाता है। तो संस्तर क्या है, यह कार्बनिक संस्तर है जो कि मुख्य रूप से जंगल में पाया जाता है और कुंवारी मृदा में उपस्थित होता है और इसमें उपस्थित जैविक और मृत जैविक पदार्थों की बहुलता होती है। फिर आता है का संस्तर, यह मृदा का ऊपरी परत होती है जिसे ऊपरी मृदा भी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है इसलिए इसका रंग काला होता है। इस संस्तर में सबसे ज़्यादा निस्खलन होता है और कृषि कार्य भी इसी संस्तर में होते हैं, इसलिए इस संस्तर को का या कृषि संस्तर भी कहा जाता है। जो का संस्तर होता है ये क्या है, सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी मृदा भी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसका रंग ह्यूमस के कारण काला होता है। इसमें सबसे ज़्यादा निस्खलन होता है। कृषि कार्य भी का संस्तरण में ही किए जाते हैं और इसे कृषि संस्तरण भी कहा जाता है। फिर आती है का खा संस्तर, यह ऊपरी मृदा के नीचे स्थित होती है इसलिए इसे उप मृदा भी कहा जाता है। वास्तव में यह निश्चलन क्रिया की पेटी होती है, मतलब यहाँ पे भी निश्चलन होता है, मतलब यहाँ बहुत सारा निश्चलन होता है तो निश्चलन की पेटी भी कहा जाता है। का संस्तर के निश्चलन पदार्थ यहाँ संचित होते हैं। तो जो का संस्तरण है उसका निश्चलन होने के बाद जहाँ पदार्थ संचित होते हैं वह खा संस्तर है, इसलिए यह दो परतों का मुख्य भाग होती है। फिर आती है गा संस्तर, इससे पहले हम खा देख लेते हैं। खा क्या है, तो जो ऊपरी परत है उसके नीचे स्थित है, उपमृदा कहा जाता है। वास्तव में निश्चलन की क्रिया यहीं पर होती है। निश्चलन क्रिया के बाद जो संचित पदार्थ होते हैं वह खा संस्तर में होते हैं और दो परतों का मुख्य भाग होती हैं। फिर आती है खा संस्तर, यह संस्था वास्तव में मूल शैल का अपक्षयित भाग होती है। यह परत का रंग अपमृदा की अपेक्षा
कुछ अधिक काला होता है क्योंकि इसमें मृदा के घुले हुए पदार्थ जमा होते हैं। मृदा के घुले हुए पदार्थ वास्तव में ह्यूमस या फिर खनिज के बहुत ही महीन कण होते हैं। गा संस्तर में क्या होता है? यह संस्था वास्तव में मूल मृदा का अपक्षयी भाग होती है। यह परत का रंग उपमृदा की अपेक्षा अधिक काला होता है क्योंकि इसमें मृदा के घुले हुए पदार्थ जमा होते हैं। मृदा के घुले हुए पदार्थ वास्तव में ह्यूमस या फिर खनिज की बहुत ही महीन कण खास संस्तर में स्थित होते हैं। गा संस्तर यह मृदा परिच्छेदिका की सबसे नीचे की परत होती है। यह वह मूल क्षेत्र है जिसका अपक्षय नहीं हुआ है, वह गा संस्तर कहलाती है। तो मुख्यतः कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती हैं। पहली आती है संस्तर। क्या होता है? तो यह कार्बनिक संस्तर है जो कि मुख्य जंगल में पाया जाता है। कुआरी मृदा में उपस्थित पदार्थ है। इसमें जैविक और मृत जैविक पदार्थों की बहुलता होती है। का संस्तर क्या होता है? का संस्तर यह सबसे ऊपरी भाग होता है। ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, रंग काला होता है, ज़्यादा निश्चलन होता है, कृषि के लिए योग्य है और कृषि संस्तर भी कहा जाता है। खास संस्तर क्या है? ऊपरी मृदा के नीचे स्थित है। इसमें निश्चलन की क्रिया अधिक होती है। इसमें निश्चलन के द्वारा संचित भाग होता है, वह इसी में इकट्ठा होता है और यह 2 परतों की मुख्य भाग होती है। गा संस्तर क्या है? यह संस्तर मूल शैल का अपक्षयी भाग होता है। इस परत का रंग उपमृदा की अपेक्षा अधिक काला होता है क्योंकि यहाँ पर मृदा के घुले हुए पदार्थ जमा होते हैं। मृदा के घुले हुए पदार्थ जमा होने से यहाँ पर ह्यूमस और खनिज की मात्रा अधिक होती है और महीन होते हैं। खास संस्तर यह मृदा परिच्छेदिका की सबसे नीचे की परत होती है और यह मूल शैल होता है जिसका अपक्षय अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है वीडियो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।